नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अविकारी शब्दों की श्रृंखला में संबंध बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, उसके बाद समुच्चय बोधक पढ़ा और आज संबंध बोधक पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने समुच्चय बोधक वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था और उसका सही उत्तर दिया ज्योति ने। ज्योति को बहुत बहुत बधाई। आज हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये शब्द हैं इसके वाचक शब्द, लेकिन इसमें शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इनका प्रयोग या इनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि संबंध बोधक है या नहीं है। वाचक शब्द हैं हेतु, कारण, लिए, खातिर, वास्ते, बिना, बगैर, चलते, संग, साथ, सहित, अलावा, अतिरिक्त, आगे, पीछे, इधर, उधर, पास, आसपास आदि। और संबंध कारक, जैसा कि आपको पता है, संबंध कारक की विभक्ति काके की, रारेरी, नानेनी होती है। तो इनके साथ यदि इन शब्दों का प्रयोग हो और साथ ही एक ही वाक्य में दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया हो तो उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे राम के बिना सीता परेशान है। राम के बिना सीता परेशान है। या दूसरा वाक्य देख लीजिए, मेरे घर के सामने बगीचा है। बगीचा है। या कह सकते हैं सीमा के समान रीमा भी होशियार है। दूसरा विकारी शब्द देखते हैं विस्मय आदि बोधक। जैसा कि इसके नाम से पता है, इसका जो शब्द का अर्थ है वो देखेंगे। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या अचरज। आश्चर्य या अचरज का बोध कराने वाले अव्यय पद विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग, जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, शब्द को ही वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसे पद कहा जाता है। तो ऐसे पद, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है और प्रारंभ में होने के साथ ही इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। इसके वाचक शब्द हैं अरे, अजी, वाह, ओह, अहो, आहा, आह, उफ, शाबाश, धत, छी, अरे वाह, धन्यवाद, अजी सुनते हो आदि। ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। वाह, कितना सुंदर बगीचा है या दृश्य है या कोई भी सुंदर चीज देखने पर हम इस तरह से आश्चर्य का भाव हमारे मन में आता है। वाक्य के प्रारंभ में है और इस चिन्ह के साथ है। क्लियर हुआ? दूसरा उदाहरण देखिए। अजी सुनते हो गया, वाह हो गया, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। या फिर शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया है। शाबाश, बहुत अच्छा कार्य किया है। इस तरह से। पर ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आश्चर्य और अचरज होता है। इसमें कोई भी ऐसी परिस्थिति देखकर जब हमारे मन से अनायास ही निकल जाए कोई शब्द, इसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव भी सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अविकारी शब्दों की श्रृंखला में अंतिम अविकारी शब्द देखिए निपात।
वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। निपात कोई वाक्य है, उसमें किसी शब्द पर बल देना है तो उसके बाद प्रयोग होता है। इसके वाचक शब्द हैं कि, भी, तो, तक, मात्र आदि। जैसे नेहा ही मेरी पक्की दोस्त है, यहाँ नेहा शब्द पर बल दिया जा रहा है कि नेहा ही मेरी पक्की दोस्त है, इसके अतिरिक्त और कोई मेरा पक्का दोस्त नहीं है। तुम्हारे साथ मैं भी विद्यालय चलूंगी, यहाँ भी लगाते ही मैं पर बल पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तुम कल तक अवश्य आ जाना, कल तक यानी कल के बाद नहीं, तुम्हें कल तक आ ही जाना है। शिक्षा मात्र से ही कल्याण संभव है, यानी शिक्षा के अतिरिक्त और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल्याण कर सके, मात्र शिक्षा ही ऐसी चीज है जो कल्याण कर सकती है। तो यहाँ शिक्षा पर बल दिया गया है, शिक्षा मात्र से ही कल्याण संभव है। यह काम तो कर लेने दो, यहाँ काम पर बल दिया गया है कि इस काम को तो कर लेने दो। इस प्रकार से निपात का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो हमने अविकारी शब्द पढ़े इनको एक पंक्ति में कैसे जोड़ेंगे और कैसे समझेंगे वो देखिए। हिंदी की जो वाक्य रचना होती है पहले उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इनका प्रयोग कैसे कैसे और कहां कहां किया जाता है। जैसे हिंदी की वाक्य रचना जो होती है, सबसे पहले उसमें कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है और अंत में क्रिया होती है। ये एक वाक्य है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य शुरू होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये दो वाक्य हमने यहां लिख दिए, कोई भी दो वाक्य हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें इन अविकारी पदों का, इन अविकारी शब्दों का कहां कहां प्रयोग होगा वो देखिए। क्रिया विशेषण क्रिया से ठीक पहले प्रयोग किया जाएगा, क्रिया के ठीक पहले क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। तो एक वाक्य ये बन गया, दूसरा वाक्य ये बन गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हम समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे, समुच्चय बोधक। तीसरा है हमारा संबंध बोधक। मैंने बताया आपको दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को एक ही वाक्य में जोड़ता है तो वो संबंध बोधक होता है। तो जैसे यहाँ कर्ता और कर्म को जोड़ने के लिए बीच में प्रयोग किया जाएगा उसको कहेंगे संबंध बोधक। आया समझ में? संबंध बोधक दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक ऐसे यहाँ भी जोड़ सकता है। उसके बाद विस्मय आदि बोधक, उसके बारे में क्या बताया था, वाक्य की शुरुआत में आता है, सबसे पहले विस्मय आदि बोधक आता है। और निपात का प्रयोग तो कहीं भी हम बल देने के लिए कर सकते हैं, वो कर्ता के बाद भी हो सकता है और कर्म के बाद भी हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेरे विचार से आपको अविकारी पद समझ में आ गए होंगे, अविकारी शब्द समझ में आ गए होंगे। आज का प्रश्न, जिस पद के द्वारा वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य पद द्वारा प्रकट हो उस पद को क्या कहते हैं या उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं, 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला विकल्प है क्रिया विशेषण, ब समुच्चय बोधक, स संबंध बोधक, द विस्मयादि बोधक। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। जो सबसे पहले और सही उत्तर देगा उसे मैं पिन कर दूंगी, सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगले वीडियो में उसका नाम बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। आपको कितना समझ में आया इसका मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।